ट्रांसलेशन बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज की जरूरत होती है? सबसे नंबर 1 पहला होना चाहिए, आपको वर्ड पता होना चाहिए, वर्ड मीनिंग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये तो बेस है पूरा, है ना। वर्ड मीनिंग बेस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या बात हमें पता होना चाहिए? कंजक्शंस। कंजंक्शन पता रहेगा तो हमें कहाँ से सेंटेंस को छोटा करना है वो पता चल जाएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पर फिर आएगा आपका सेंटेंस कौन से टाइप का है, सेंटेंस का टाइप क्या है ना, ये चीज पता होना चाहिए। सेंटेंस के टाइप में क्या है, एक तो सरल वाक्य होता है, उसको तो कोई भी बना लेता है। जब आप लोग बोलते हो ना आज का सर सरल सरल लग रहा है, हम लोग बना पा रहे हैं, दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत आती है जब मिश्र वाक्य होता है ना। मिश्र वाक्य का मतलब क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से वो लोग जुड़े होते हैं। जैसे कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन पता चल रहा है आप लोगों को, ये याद रखना पड़ेगा। हु, व्हाट, वेयर, है ना, ये क्वेश्चन वाले हो गए। और भी हैं जैसे इफ हो गया, ठीक है ना। ये दैट तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है आपका। तो इस तरह के कंजंक्शन से जब जुड़ते हैं तो उस वाले ट्रांसलेशन को बनाने में दिक्कत होती है। बाकी जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो जुड़ते हैं, जैसे कि ये परंतु, मैंने यहाँ से सेपरेट किया हुआ है, देखो इस वाक्य को, है ना। बहुत लंबा सेंटेंस है, ये भी सेपरेट कर लिया। और क्या होता है, ये किसी पे डिपेंड नहीं होता है। मैंने उस वीडियो में भी, अगर आप लोग देखेंगे तो एक बार में समझ में नहीं आता, 2 बार 3 बार देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपको पता चलता है कि मैं कहां से लेके कहां तक के सेंटेंस को मैं आराम से ट्रांसलेट कर सकता हूं एक साथ में, है ना। तो अभी जैसे यहाँ ये परंतु आया था तो यहां से सेपरेट किया मैंने, कॉमा भी था, परंतु भी था। अब ट्रांसलेशन बनाने के समय में ये सारी चीजों की जानकारी तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में जब आपको देखना है कि सेंटेंस का टाइप कौन सा टाइप का सेंटेंस है, जब आप ट्रांसलेशन करने आओगे, यहाँ पे देखो अब ये जहां दिया है और वहां दिया है। तो एक प्रकार से क्या है, जहां वहां का कंडीशनल उसमें मिलता नहीं है, लेकिन एक कंडीशनल ही है। आपको पता चलेगा कि जहां किसी कृति में प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन किया गया हो, है ना, जहां ऐसा काम होता हो वहां ऐसा 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 हो, है ना, ये भी हो और ये हो या ये हो, ये चीज। अब सेंटेंस को आपको पकड़ना है कैसे कैसे क्या, यानी कि जहां पर आपको क्रिया मिलती है। एक सेंटेंस एक क्रिया पर ही डिपेंड करता है, यानी कि वर्ब पर। अब वर्ब अगर है, ठीक है, तो वर्ब एक से अधिक वर्ब वाला है, इसका मतलब सिंपल सी बात आपको पता चल जाएगा कि ये मिश्र वाक्य है ना। मिश्र वाक्य कहने का मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पे आश्रित होता है, चाहे वो प्रधान उपवाक्य हो चाहे सबोर्डिनेट उपवाक्य हो। सबोर्डिनेट उपवाक्य का मतलब है आश्रित उपवाक्य, यानी कि एक मेन क्लास होता है जिसको हम लोग प्रधान वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो जब बड़ा सेंटेंस होता है तो बड़े बड़े 2-3 क्लास होते हैं, उसमें एक छोटे से हिस्से को जिसमें एक वर्ब एक सब्जेक्ट एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ब जरूर होगा और सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक जरूर होगा। तो इस तरह से जो एक वाक्य होता है उसको बोलते हैं उपवाक्य, ठीक है, यानी कि उसको बोलते हैं क्लास। अब क्लास का ही आपको ट्रांजिशन बना बना के चलना पड़ता है। तो क्लास क्या होता है, कौन सा मेन क्लास है और कौन सा डिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट में यानी कि आश्रित, यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास है। एक दूसरे पे जब तक उसका इस हिस्से को जब नहीं लोगे तो दूसरे हिस्से का आपका अर्थ नहीं निकल पाएगा। ऐसा जब होता है तो उस टाइप के ट्रांसलेशन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ती है ना। तो वहां पहचानना पड़ता है आपको, क्योंकि एक हिस्से का मीनिंग और दूसरे हिस्से का मीनिंग दोनों को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। चलो, अब एक प्रकार से अगर आप इसको एक कंडीशनल वाक्य मान के भी चलोगे कि जहां इस तरह का हो गया, एक कंडीशन बता दिया किया गया हो, तो वहां पर ऐसा ऐसा चीजें होंगी, ठीक है। अब ट्रांसलेशन बनाओगे, एक दिक्कत आप लोगों को और आती होगी, है ना। कौन सा, कोई बता तो नहीं रहा, लेकिन ये हो ये हो का क्या ट्रांसलेशन है भाई? कौन समझ रहा है ये हो का मतलब क्या है? हो का मतलब क्या हो सकता है? नहीं, वो तो है जो भी है, पास्ट में नहीं है। हो का मतलब है ही, मान के चलो आप। हो का मतलब, हो का मतलब है, ठीक है, ठीक। अब आ जाओ आप ये समझ लें, हो ऐसे हो, कर दे, ले दे, ऐसा वो होता है प्रेजेंट सिंपल में या सिंपल में ही आपका होता है ज्यादातर, ठीक है। लेकिन यहां पर किया गया हो बोला है, तो अगर आप इसको किया गया है लोगे तब क्या आएगा, ये पेसिव वॉइस में परफेक्ट का, है ना।
परफेक्ट टेंस बनेगा। तो अब आप देख लो, यहां से लेकर के यहां तक का मीनिंग, आप एक कॉमा भी दिया है और एक क्रिया है यहां पर, ठीक है। तो इसका आप एक ट्रांसलेशन आराम से बना सकते हो। अब जहां के लिए हो गया आपका वेयर, आपने समझ समझ में आ गया ना, आ गया हो, ई गई हो, ए गया हो, या आ गया है, ई गई है, ए गए हैं, उसी को आप हो समझ लो, ठीक। तो उसका क्या होता है, परफेक्ट टेंस का वाक्य है ना, पेसिव में। तो क्या आएगा इसके साथ में, हैज बीन, हैव बीन का प्रयोग होगा और उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये वर्ब क्या है आपका, ये अतिलंघन किया गया, ठीक है ना। तो आपने वर्ब पकड़ लिया, यहाँ लास्ट में होता है हिंदी में सब्जेक्ट क्या है, पेसिव वॉइस में सब्जेक्ट हो ना हो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो किसी कृति में प्रतिलिप्याधिकार का अतिलंघन किया गया हो, जहां के लिए हो गया आपका वेयर, ठीक है। वेयर किसी कृति में प्रतिलिप्याधिकार का, वेयर प्रतिलिप्याधिकार का मीनिंग पता है ना, नहीं, कॉपीराइट, हाँ, वेयर कॉपीराइट इन अ, ये कृति क्या है, कंपोजिशन। अगर मैं कोई किताब लिखता हूं तो वो एक कृति कहलाएगी, रचना कहलाएगी, है ना। तो वो क्या है, कंपोजिशन है। या कोई काम भी हो सकता है, अगर किसी ने मूर्ति बनाया तो वो भी एक कृति कहलाता है। तो वेयर कॉपीराइट इन अ कंपोजिशन, अब उसके बाद अतिलंघन किया गया है, तो हैज बीन, समझ में आ रहा है ना, पेसिव है इसलिए परफेक्ट टेंस में, हैज बीन अतिलंघन, यानी कि क्या है, अतिलंघन मतलब क्या है, उल्लंघन, है ना। अतिलंघन का मतलब है उल्लंघन, तो हैज बीन उसका थर्ड फॉर्म लगाओ वर्ब का, इन्फ्रिंज, ठीक है। अब वहां के लिए हम लोग कोई ट्रांसलेशन नहीं लेते हैं, सिंपली क्या होता है, एक कॉमा लग जाता है, वहां से लेकर के अब आपका क्या बोल रहा है, प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी व्यादेश, व्यादेश का मतलब होता है इंजंक्शन, ठीक है, नुकसान हिसाब पाने यानी कि डैमेजेस, या अन्यथा। अब देखो ये वाक्य भी क्या है, एक प्रकार से मिश्र वाक्य कब बनता है, जब दूसरे हिस्से में उसका अर्थ जाता है ना। प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी व्यादेश नुकसान हिसाब पाने, या बोल दिया यहां पर अन्यथा सब ऐसे, ये ऐसे का एक्सटेंशन कहां है, ऐसे उपचारों का हकदार होगा, वर्ब कहां आ गया, ये हकदार होगा, इस पोर्शन का वर्ब क्या है, हकदार होगा। अब ये सब ऐसे का एक्सटेंशन कहां जा रहा है, उसका मीनिंग और तरीका कहां बताया जा रहा है, जैसे ये यहां आ गया, अधिकार के अतिलंघन के लिए विधि द्वारा प्रदत्त हो, यानी कि है समझ लो इसको भी, या किए जाएं, ठीक है। चलो आप ट्रांसलेशन बनाओ, इसमें सब्जेक्ट कहां दिख रहा है, हकदार होगा, वर्ब पता चल गया आपको, हकदार होगा, हकदार होगा, हाँ ठीक है। तो हकदार होगा, ये आपका वर्ब है ना। अब इससे पूछो कौन हकदार होगा, कौन, प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी, है ना। ये ये है आपका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, यानी कि क्या है, जिसके बारे में बात हो रही है, प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी। हम जब हु का आंसर पूछते हैं तो वो आ जाता है अपने आप। तो द ऑनर, सब्जेक्ट लिख रहे हैं हम लोग, ठीक है, सब्जेक्ट के पोर्शन में सब्जेक्ट, उसके बाद में फिर वर्ब आएगा, ये द ऑनर ऑफ द कॉपीराइट, अब लिखो वर्ब का पोर्शन, सब्जेक्ट लिख लिया ना आपने, ये सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट का पोर्शन, वर्ब का पोर्शन है हकदार होगा, तो शैल बी इंटाइटल्ड
है, होगा, 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 आगे की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर में, है ना। अगर ऐसा काम हुआ, एक कंडीशन हो गया समझ लीजिए, ठीक है, ये कंडीशन हो गया, अगर अतिलंघन किया गया है, ठीक, तो वहां उसका जो स्वामी होगा यानी कि जो ऑनर होगा वो हकदार होगा, यानी कि शैल बी इंटाइटल्ड, ठीक है। नहीं, शैल बी ही आएगा, विल लिखोगे तो चलो ठीक है, लिख सकते हैं, होगा होगी तो उसका भी है, लेकिन शैल ही बेटर है, ठीक है। शैल बी इंटाइटल्ड, अब देखो क्या चीज के लिए इंटाइटल होगा, एक नंबर ये व्यादेश, इंटाइटल्ड टू इंजंक्शन, एक साथ है, ठीक है, इंजंक्शन नुकसान हिसाब पाने, कॉमा टू डैमेजेस, या के लिए हो जाएगा और, अन्यथा के लिए हो जाएगा अदरवाइज, अदरवाइज सब ऐसे उपचारों का, अदरवाइज ऑल, ऑल सच, सच रेमेडीज, ऑल सच रेमेडीज। अब ये सच का एक्सटेंशन कहां है, आगे है, अदरवाइज ऑल सच रेमेडीज जैसे अधिकार के अतिलंघन के लिए विधि द्वारा प्रदत्त हो। अब ये प्रदत्त का क्या मतलब है, प्रदत्त का क्या मतलब है, प्र, है? प्रदत्त का मीनिंग जान रहे हैं, कन्फर्ड, कन्फर्ड, ठीक है, कन्फर करना, देना, ठीक है, रेमेडीज एज प्रदत्त, जैसे मैंने बोला ना वहां हो लिखा तो हो ही मीनिंग है, यहां भी हो का है ही मीनिंग है, ठीक है, तो है समझ कर ही चलना है इसको भी, एज आर, या के लिए हो जाएगा या, और किए जाए में भी, ठीक है, रेमेडीज एज आर और में भी, ये है की वजह से आया है आर, ठीक है, और इस और के लिए आया है आर, किए जाए के लिए आएगा में भी क्यों आएगा मैं बता रहा हूं, में भी कन्फर्ड यानी प्रदत्त किए जाए, ऐसा समझो कि प्रदत्त है या प्रदत्त किए जाए, ये कॉमन है, प्रदत्त है ना, में भी कन्फर्ड, डबल एफ है कि डबल आर है, डबल आर है, में भी कन्फर्ड। अब कहां पहुंचेंगे, ये वर्ब का पोर्शन आ गया आपका, है ना, ये वर्ब का पोर्शन का ट्रांसलेशन बन गया आपका, एज आर यानी कि एज आर, आर में भी कन्फर्ड किए जाए, बाय, यहां से आ जाओ उल्टा उल्टा, ठीक है, बाय, बाय द लॉ, के लिए हो जाएगा फॉर, इन्फ्रिंज, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट, पूर्ण विराम नहीं है, कॉमा, ठीक है, आया समझ में, कहने का मतलब क्या है, हिंदी का पहले हिंदी में ही मीनिंग समझ जाओगे आप लोग तो आराम से ट्रांसलेशन बन जाएगा। एक कंडीशन जैसे बताया जहां ऐसा ऐसा काम होगा, होता है, ठीक है, वहां उसके स्वामी को या उसका स्वामी जो होगा वो इसका हकदार होगा, ठीक है, कैसे हकदार होगा, जिस तरह से अधिकार का उल्लंघन करने के लिए जो विधि में दिया गया है, ठीक है, उसी प्रकार से, प्रदत्त मतलब दिया गया है, ठीक है, जैसे अधिकार के अतिलंघन के लिए विधि द्वारा प्रदत्त है या
किए जाएं। लॉ से अगर है तो ठीक है, नहीं तो बनाया जाए या किया जाए, उस तरह से ही वो भी उसका हकदार होगा। ठीक, आया समझ में? किसको किसको आया, किसको किसको नहीं आया? वैसे इस सेंटेंस में ज्यादा दिक्कत नहीं है, सिर्फ एक इसका एक्सटेंशन आगे गया है। ऐसे यदि बोलता है तब उसके बारे में, फिर यह बोलता है तो उसके बारे में आगे जाकर के एक्स्ट्रा डिटेल्स जो है आगे प्रोवाइड किया जाता है ना, उसको बनाना है आपने। ठीक है, मैं आगे मिटा करके फिर मुझे करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जगह कम होगी। आज अभी इसको देखो, परंतु से जोड़ेंगे। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ना। मैंने क्या बताया था वीडियो में? फैन बॉयज, जो जो वीडियो नहीं देखा है देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। फैन बॉयज का मतलब क्या है? एफ का मतलब क्या है? फॉर। ए का मतलब क्या है? एंड। एन का मतलब क्या है? नॉर। बी का मतलब क्या है? बट। ओ का मतलब क्या है? और। वाई का मतलब क्या है? एट। और एस का मतलब है सो। ये सिंपल है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो इतने ये जो कंजंक्शन से जुड़े होंगे होंगे वहां पर आप आराम से सेंटेंस को अलग अलग आप करके अलग अलग मीनिंग निकाल सकते हैं एक कंप्लीट वाक्य की तरह में। ठीक है, चलो परंतु के लिए जुड़ जाएगा बट से, है ना? बट से जुड़ गया। चलो आगे बढ़ो। अब देखो, आपको कैसे पता चलेगा? ये वाक्य जो है, सेंटेंस है, वो जुड़ रहा है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, बट से। लेकिन आगे फिर से आपका जो वाक्य है वो शुरू हो रहा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से। अभी मैंने बढ़ाया था ना, व्हाट, इफ, दैट, ये सब जब होंगे वो क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, यानी आश्रित करने वाले। वो दूसरे और भी वाक्य पे वाश्रित हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ जुड़ तो रहा है बट से, लेकिन यहाँ पे फिर से क्या आ गया? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आ गया, यदि। और ये किस में आता है? कंडीशनल वाक्य में। अब ये पूरी कहानी क्या बोल रहे हैं एक बार जरा सुन लो। यदि प्रतिवादी साबित कर दे, या तो आप ऐसा भी समझ सकते हो, यदि प्रतिवादी यह साबित कर दे कि, क्योंकि की बोल के आगे बता रहा है वो, तो इसी तरह के वाक्य को बोलते हैं डबल क्रिया। डबल या ट्रिपल क्रिया आगे जितनी भी मिल सकती है। ठीक है, एक से अधिक क्रिया वाले वाक्य। ठीक है, अब ऐसे वाक्य के दो तीन पोर्शन हो सकते हैं। एक पोर्शन में एक क्रिया है, ठीक है, यहां तक का, कर दे, साबित कर दे। एक्चुअली में क्या है? ये साबित कर दे, ये वर्ब है। ठीक है, तो एक उपवाक्य ये बन गया, कौन सा? कंडीशनल वाला। और ये क्या है? डिपेंडेंट क्लास है। यदि से शुरू होगा, अभी मैं बता रहा हूं ना, सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट क्लास का मतलब क्या है? डिपेंडेंट क्लास। क्लास का मतलब क्या है? उपवाक्य, यानी कि एक छोटा ऐसा उपवाक्य जो दूसरे वाक्य पर भी डिपेंड रहता है ना। अब ये अपने आप में पूरा मीनिंग नहीं निकाल सकता। जब तक इसके दूसरे वाक्य का, इसके सेकंड पोर्शन का आप मीनिंग नहीं निकालोगे, तब तक ये अकेले अपना मीनिंग नहीं निकाल पाएगा, जब तक यहां तक इसका मीनिंग नहीं आएगा। समझ रहे हो? इसी को बोलते हैं मिश्र वाक्य। ये दैट से जुड़ रहा है। दैट से जुड़ रहा है मतलब इस पोर्शन का जो वाक्य है वो दूसरे पोर्शन के वाक्य पे डिपेंड है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे डिपेंड है। यहाँ पर भी यहाँ से लेके यहाँ तक एक वर्ब है, और यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक वर्ब है, लेकिन दोनों अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं दे पाएंगे, इसलिए कंप्लीट सेंटेंस नहीं बन पाएगा। उसको एक दूसरे पर डिपेंडेंट है दोनों, तो दोनों का ही आपको ट्रांसलेशन लेना पड़ेगा। और किस तरह से बनता है देखो, आसान है, एक के बाद एक करो, कोई दिक्कत नहीं है। इफ क्लास से जुड़ा है, यानी इफ क्लास क्या होता है? ये आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, कंडीशन वाला आश्रित उपवाक्य होता है। यदि या अगर भी लिखाया जा सकता है यहाँ पे। यदि प्रतिवादी साबित कर दे कि, बट, अच्छा, जैसे मैंने बताया था, आज आप लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी। एक तो ऐसा हो लिखा रहता है, उसका मैंने आपको बता दिया, हो का मतलब है। ठीक है, सीधी सी बात। उसी प्रकार से यहाँ कर दे बोला, इसका मीनिंग क्या समझ रहे हो आप लोग? कर दे, ठीक है, और कर दे का मतलब करता है, यानी कि प्रेजेंट सिंपल का बात है वो। ठीक है, तो ध्यान रखना इन सब चीजों का। साबित कर दे का मतलब साबित करता है। ठीक है, वेरी गुड।
तो ये क्या हो गया, ये आपका वर्ब है और ये प्रेजेंट सिंपल का फिर वाक्य बनेगा। ठीक है, तो वैसे भी ये क्या आप लोगों के ट्रांसलेशन में जो होता है लीगल ट्रांसलेशन, इसमें क्या होता है, ज्यादातर इसमें फर्स्ट कंडीशनल ज्यादा यूज होता है। ठीक है, एक तो होता है जीरो कंडीशनल, एक फर्स्ट कंडीशनल, एक सेकंड कंडीशनल और एक थर्ड कंडीशनल। तो सारे कंडीशनल के बारे में तो एक ही दिन में नहीं पढ़ पाएंगे, वो फिर एग्जाम्पल के साथ किसी और दिन अलग से क्लास लेनी पड़ेगी कंडीशनल वाक्य की। तो ये जो कंडीशनल दिया है इसमें क्या बोल रहा है, ये इसका पहला हिस्सा आपका प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशनल ही है, यदि प्रतिवादी साबित कर दे, यानी कि करता है कि, बट इफ प्रतिवादी यानी कि डिफेंडेंट इफ द डिफेंडेंट, द भी लिख लेना, इफ द डिफेंडेंट प्रूव्स, प्रेजेंट सिंपल हमने बनाया है तो वर्ब के साथ में एस या एस, सिंगुलर है तो एस या एस के साथ जुड़ता है। ठीक है, प्रूव्स, बट इफ द डिफेंडेंट प्रूव्स, यदि प्रतिवादी साबित कर दे। ठीक है, अब ये की के लिए आ जाएगा दैट से जुड़ता है, मैं बोला था ना सबऑर्डिनेट। अब ये क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, यानी कि ये आगे के हिस्से पर डिपेंड कर रहा है, जब तक उसका नहीं लिखोगे ये अपना मीनिंग नहीं ले पाएगा। क्या प्रूव करता है, अतिलंघन की तारीख को उसे यह ज्ञात नहीं था, दैट अतिलंघन की तारीख को, एक जगह बता दिया, दैट एट द तारीख को बोला है ना, दैट ऑन द डेट लिखो, फिर ऑन द डेट ऑफ, दैट ऑन द डेट ऑफ infringement, एट द डेट ऑफ infringement। अब यहां आ गया आपका सब्जेक्ट। ठीक है, अतिलंघन की तारीख को क्या है, ये एक फ्रेज है, मैंने फ्रेज के बारे में भी चर्चा किया था कि पूरे वाक्य को बदलने वाला फ्रेज हो सकता है ना, नाउन से पहले आ रहा है, सब्जेक्ट से पहले, अतिलंघन की तारीख को। अब आ गया आपका सब्जेक्ट, उसे के लिए आ जाएगा ही, यह ज्ञात नहीं था, तो ही वॉज नॉट अवेयर, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ, ज्ञात नहीं था। अब ये देखो, ये जो यह दिया है ना, इसका क्या है मीनिंग, क्या ज्ञात नहीं था, अभी भी तो इनकम्प्लीट है। मैंने बोला कि ये वाक्य यहां से लेकर के दूसरे आगे पर डिपेंडेंट है। अब दूसरा भी आपने लिख लिया, अब यहां भी कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां इसने फिर यह बोल दिया है ना। अब इस यह के बारे में डिटेल फिर आगे गया है, नहीं, सॉरी, यदि प्रतिवादी यह साबित कर दे कि अतिलंघन की तारीख को उसे यह ज्ञात नहीं था, यह ज्ञात नहीं था क्या, जिसके बारे में बता चुका है। ठीक है, इसका एक्सटेंशन नहीं है, यह ज्ञात नहीं था यानी कि बता चुका है, ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ। ठीक है, और से जुड़ रहा है एंड, ये आगे नहीं है, ये इसी से पता चला, अभी मैंने फैन बॉयज बताया था ना, एंड से जुड़ा है, मतलब यहां तक का आपका ये सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग ले लिया, इसका आगे और कुछ नहीं है पोर्शन में। ठीक है, अब ये एक बात हो गई, उसे ज्ञात नहीं था, एक बात हो गई, यदि प्रतिवादी साबित कर दे कि अतिलंघन की तारीख को उसे यह ज्ञात नहीं था, यह ज्ञात यानी कि ये चीज के बारे में पता नहीं था, प्रतिलिपि अधिकार के उल्लंघन के बारे में उसको पता नहीं था। ठीक है, ये साबित कर देता है। ठीक, एक बात हुई, दूसरी बात के लिए फिर एंड यूज किया है, और ये अपना सेंटेंस ले लिया यहां तक, और उसके पास विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था। यहां एक फिर से वर्ब आ गया, नहीं था, है ना, नहीं था, उसके पास कोई आधार नहीं था, ये जुड़ रहा है की से, यानी कि ये क्या है, अपने आप में कंप्लीट नहीं है,
उस कृति में प्रतिलिपि अधिकार अस्तित्व में है, यहां तक। ठीक है, तो यहां तक का आपने बनाना है ट्रांसलेशन। एंड उसके पास विश्वास करने का कोई उपयुक्त अधिकार आधार नहीं था। एंड ही हैज नो ग्राउंड, आधार नहीं था मतलब ग्राउंड, हैज नहीं था बोला है ना, तो हेड हो जाएगा। ही हैड क्या, हाँ, ही हैज नो, ओके, रीजनेबल, ही हैज नो रीजनेबल ग्राउंड, युक्त आधार नहीं था। ठीक है, रीजनेबल ग्राउंड। अब आप लोगों ने फिर भी छोड़ दिया, ध्यान दिया पर आधा ध्यान दिया आप लोगों ने। कोई भी तो लिखा है, कोई कोई भी तो बोला है ना, तो ही हैज, चलो ठीक है, ही हैज नो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, ही हैज नो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, क्या, टू बिलीव दैट से जुड़ेगा, ये है ना कि। अब मिटाना पड़ेगा भाई मुझे ऊपर, ठीक है, करें। किसको किसको कहीं दिक्कत हो रहा है अभी भी समझने में? वाक्य के प्रकार को समझोगे तो समझ जाओगे कि कहाँ कौन कौन सा कहाँ कहाँ पे जुड़ रहा है, कैसे जुड़ रहा है। तो पूरे वाक्य को समझना, ठीक है, पहले हिंदी में समझो, हिंदी में समझोगे तो अच्छे से हो जाएगा। परंतु बोलने का मतलब क्या है कि ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है, यानी कि यहां से लेकर के जो सेंटेंस आगे चलेगा वो सेंटेंस आप अपने आप में एक स्वतंत्र अर्थ निकाल सकता है, स्वतंत्र पूर्ण वाक्य बन सकता है वो, ठीक है। और उसके बाद उसके तुरंत बाद में फिर इफ क्लास से शुरू हो रहा है, इफ से शुरू हो रहा है क्लास, यानी कि ये क्या है, कंडीशनल है। तो इफ क्या होता है, ये सबोर्डिनेट कंजंक्शन होता है, ठीक है। इफ या हिंदी में यदि समझो, ये एक सबोर्डिनेट कंजंक्शन होता है। तो ये क्या होता है, ये आश्रित उपवाक्य है, किसी दूसरे एक वाक्य के जो दूसरा हिस्सा होगा उस पर भी ये डिपेंडेंट रहेगा, ठीक है। अब ये पूरे का पूरा अगर मैं ऊपर में ले जाता हूं या यहां से भी शुरू करता हूं, चलो कोई, बट अब मैंने बोला था क्या, ये डिपेंडेंट क्लास से शुरू हो रहा है ना, सबोर्डिनेट क्लास है, यानी कि इफ, बट के लिए तो इफ आ गया, यानी कि ये कंडीशन दे रहा है, यहां से लेकर के पूरा कंडीशन, ये तो लिखा है ना, इसका यहां तक के पार्ट में ये क्या है, एक शर्त शर्त ही बताता जाएगा, चाहे एक हो, दो हो, तीन हो, जितने भी शर्त बताना चाहे बता रहा है वो एक एक करके, ठीक है। अब जब ये तो करके बताएगा तब उसका रिजल्ट वाला पोर्शन शुरू होगा, जब ऐसा ऐसा होगा, एक कंडीशन, एक शर्त बताने वाला, कारण बताने वाला वाक्य बनेगा अभी तक, यहां तक, ठीक है। तो चलो कारण बताने वाला बनाओ। और ये होता है कारण बताने वाला फर्स्ट कंडीशनल का वाक्य है, इसमें सिंपल प्रेजेंट में कारण बताया जाता है, ठीक है। इफ क्लास सिंपल प्रेजेंट में होगा तो जो लिखा है उसको सिंपल प्रेजेंट में बनाओ। इफ प्रतिवादी साबित कर दे, इफ द, ये बताया था ना, ये वर्ब है साबित करना, सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है, साबित कर दे का मतलब साबित करता है, ठीक है। बट इफ द, कौन है, डिफेंडेंट, इफ द डिफेंडेंट प्रूव्स, सिंपली हो गया प्रूव्स, ठीक है। यहां तक का ये ट्रांसलेशन बन गया, लेकिन ये क्या है, कंप्लीट नहीं है, दूसरे आगे पे डिपेंड है, वो शुरू होगा दैट से, ठीक है। दैट भी क्या है, सबोर्डिनेट क्लास है, सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। इफ भी सबोर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दैट भी, तो दोनों ये इस पे डिपेंड है, वो इस पे डिपेंड है, वो एक दूसरे के बिना इनका मीनिंग नहीं निकलेगा। इफ द डिपेंडेंट प्रूव्स दैट, अतिलंघन की तारीख को, फिक्स्ड टाइम, छोटा पॉइंट बता रहे इसलिए लिख रहा हूँ, एट या ऑन
अतिलंघन की तारीख को एट द डेट ऑफ, किसका तारीख है, इन्फ्रिंजमेंट। अब ये क्या है एक्चुअली में, अतिलंघन की तारीख को, ये क्या है, एक फ्रेज है एक प्रकार से, ठीक है। ये फ्रेज है नाउन से पहले उसके बारे में बताने के लिए आ रहा है कि एक घटना किस तारीख को हुई, कैसे हुई, क्या हुई, तो उसके लिए इसने डेट या टाइम बता रहा है, तो फ्रेज के रूप में आया है। इसका एक अलग मीनिंग लेकर के पूरे सेंटेंस को ये मॉडिफाई करने वाले होते हैं। तो एट द डेट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट यहां तक हो गया, उसे के लिए आ जाएगा। अब ये क्या है आपका, ये सब्जेक्ट है, ही, उसे यह ज्ञात नहीं था, ही हैड नॉट अवेयर ऑफ, उसे यह ज्ञात नहीं था, यानी ये तिलंघन जब किया तो उस डेट को उसको ये पता नहीं था, कहने का मतलब, ठीक है। क्या पता नहीं था, दैट करके आगे बता रहे हैं, दैट उस कृति में प्रतिलिपियाधिकार अस्तित्व में है। अच्छा, उसके पास, और उसके पास विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार आधार नहीं था, ठीक है, चलो ये भी है। एंड यहां तक हो गया ना, ठीक है। ही हैड नॉट अवेयर ऑफ, एंड हैड नो रीजनेबल ग्राउंड, यही ना जो मैंने अभी बताया था आपको, विश्वास करने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था। एंड हैड नो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, विश्वास करने के लिए, ठीक है। विश्वास करने का, कहने का मतलब विश्वास करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं था। एंड हैड नो रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव दैट, अब आगे करके एक्सटेंशन में वो बता रहा है क्या क्या चीज का था, दैट कि उस कृति में प्रतिलिपियाधिकार अस्तित्व में है, दैट कॉपीराइट सबसिस्टेड, अस्तित्व में होने के लिए एक वर्ड है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। अस्तित्व में होना, एग्जिस्टेंस तो होता है लेकिन उसको आप दूसरे तरीके से लिखना पड़ेगा, लेकिन हम जैसे लिख रहे हैं उसमें यह सुटेबल है। दैट कॉपीराइट सबसिस्टेड इन द, किसमें है जी, कंपोजिशन, रचना में है। यहाँ तक ऐसे ऐसी बात हो, अब तो आ गया, तो के लिए मैंने डाल दिया कॉमा आपको, ठीक है, तो के लिए कॉमा डाल दिया, यानी कि अब रिजल्ट बताने वाला पोर्शन आ गया है। यहां से लेके यहां तक आपने क्या बताया, कारण बताया, यानी कि शर्त रखी, शर्त बताए, अब उसका रिजल्ट क्या होगा वो बताना है आपने, ठीक है। तो ये जो जो रिजल्ट वाला पोर्शन होता है, इसका एक रूल है, मैंने बताया था आप लोगों को कि अभी मैंने एक वीडियो डाला है, उसके पहले एक वीडियो डाला था, और उससे पहले एक वीडियो और है, उसमें पूरा एक फर्स्ट कंडीशन के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ में बहुत अच्छे से बताया कि पहले पोर्शन में सिंपल प्रेजेंट में होगा वाक्य, और दूसरे पोर्शन में क्या होगा, दूसरे पोर्शन में विल सेल के साथ में आता है इंफिनिटिव, ठीक है, इन द कंपोजिशन। अब चलो दूसरे पोर्शन में आओ, तो इंफिनिटिव के साथ में बनेगा और हकदार नहीं होगा, ये आपका यहाँ पे वर्ब है। इसमें सब्जेक्ट क्या है, वादी, द प्लेंटिफ, सब्जेक्ट पकड़ में आया ना, सब्जेक्ट शुरू में ही दे दिया है, वादी। अब इतना सही है ये सेंटेंस, वादी डिग्री से भिन्न किसी उपचार का हकदार नहीं होगा, बस यही तो है सेंटेंस, बाकी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए है, ठीक है। चलो बनाओ, सब्जेक्ट हमने लिख लिया द प्लेंटिफ, उसके बाद आ जाएगा वर्ब, आ जाएगा आपका हकदार नहीं होगा, मैंने बताया विल या सेल के साथ में इंफिनिटिव होगा, या आपका मॉडल्स भी आ सकता है, ठीक है, मॉडल्स के रूप में भी यूज होता है सेकंड पोर्शन में रिजल्ट बताने वाले। द प्लेंटिफ shall not be
इंटाइटल्ड, क्या चीज के लिए इंटाइटल्ड नहीं होगा? फॉर, फॉर रेमेडी, फॉर रेमेडी अदर देन, भिन्न बोला है ना, अदर देन। अब वो अदर देन में किस किस का है? तो पहला है आपका ये व्यादेश। अभी इस व्यादेश के बारे में और भी बाहर की चीज बताया गया तो सब आएगा, एक नंबर में ये हो जाएगा, और करके बताया है ये 2 नंबर में, यहां से लेके यहां तक का पूरा आएगा। ठीक है, एक नंबर लिखो अदर देन, अदर देन एन इंजंक्शन, अदर देन एन इंजंक्शन बाबत के लिए आ जाता है क्या? इन रिस्पेक्ट, इन रिस्पेक्ट ऑफ, अतिलंघन के लिए आ जाएगा इंफ्रिंजमेंट, आ जाएगी इंफ्रिंजमेंट। ठीक है, एक पोर्शन हो गया आपका। दूसरा क्या है? एक व्यादेश है और दूसरा क्या है? डिक्री है। तो इस डिक्री के लिए जितना भी दिया गया है ये सब क्या है, इसके बारे में एडिशनल जानकारी देने वाले हैं। एंड अ, एंड अ डिक्री, ठीक है, डिक्री के बारे में बात हो रही है और इसका कहानी यहां से लेकर के यहां तक शुरुआत हो रही है। अब इसमें बात क्या है, ये जो दिया है इसमें लाभ के बारे में बात हो रही है। लाभ, लाभ कैसा? संपूर्ण लाभ या उसके किसी भाग के बारे में। एंड अ डिक्री फॉर, फॉर द ओल लिखेंगे, ठीक है, संपूर्ण के लिए। फॉर द ओल आर एनी, नहीं दोनों को मिला के कॉमन करो ना, संपूर्ण लाभों की या उसके किसी भाग की बोला है ना। ऐसे ही वाक्यों को, चीजों को समझना है, आप लोगों को कंफ्यूज यहाँ पे कर देगा। संपूर्ण लाभों की या उसके किसी भाग की, तो ठीक है। तो फॉर द ऑल आर एनी पार्ट ऑफ द बेनिफिट, ये हो जाएगा। प्रतिवादी को प्राप्त, तो आ जाएगा डेरिव्ड टू द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट डेरिव्ड टू द डिफेंडेंट, से के लिए आ जाएगा क्योंकि वहां से मिल रहा है तो ये आएगा फ्रॉम, किससे मिल रहा है? विक्रय से, तो फ्रॉम द सेल, विक्रय का मतलब हो गया सेल, के लिए हो जाएगा ऑफ, सेल ऑफ अतिलंघनकारी प्रतियों, सेल ऑफ इन्फ्रिंजिंग कॉपीज। उसके बाद क्या बचा है? जैसा कि न्यायालय उन परिस्थितियों में उचित समझे। अब एक चीज और है, क्या है पता है? आप चाहें तो सेल नॉट बी इंटाइटल्ड लिखे हैं, तो चाहे तो आप बीच में इसको डाल भी सकते हैं। बीच में डालने का मतलब समझ रहे हो? चलो बीच में डाल के और कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। तो अब बच गया क्या आपका? जैसा कि न्यायालय उन परिस्थितियों में उचित समझे, तो यहां लिख लो एज द कोर्ट में थिंक, एज द कोर्ट में थिंक फिट। अब कैसे जगह में फिट समझे? उन परिस्थितियों में, फिट इन सच सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, 2 बार में नहीं आया समझ में तो और किस दिन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है।